तो भाई अस्सलाम वालेकुम एंड दिस इज आवर एएस लेवल फिजिक्स क्लास। हमने लास्ट टाइम चैप्टर 1 कंप्लीट किया था विद द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स। आज हम काइनेमैटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेमैटिक्स क्या है जरा इस पे लंबी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, काइनेमैटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, और ये मैं हर बार बताता हूँ। ए लेवल्स में काइनेमैटिक्स जब बच्चा पढ़ता है तो उसको बहुत डाउट्स आते हैं जहन में कि यार फिजिक्स कहीं हमने गलत सब्जेक्ट तो नहीं ले लिया, क्योंकि ए लेवल का फिजिक्स नहीं हो रहा। काइनेमैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको इस तरह के ख्यालात जहन में डालेगा, क्योंकि आगे जाके ये चैप्टर आप खुद फील करेंगे काफी टेक्निकल हो गया, बट डोंट वरी। ठीक है, टेक इट इजी। काइनेमैटिक्स आप अकेले वाहिद बच्चे नहीं होंगे जिनको मुश्किल लग रहा है, सबको मुश्किल लगता है। ठीक है, तो बस भरोसा रखें और करते रहें। मुश्किल लगेगा, कोई मसले की बात नहीं है। वील फेस इट टुगेदर। तो स्टार्ट करते हैं। काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स, थोड़ा सा काइनेमैटिक्स की हिस्ट्री सुनेंगे तो जरा समझने में आसानी होगी। पुराने जमाने में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये जो ग्रीक्स थे ना, ग्रीक्स, ग्रीक्स का मतलब है ग्रीस के रहने वाले यूनानी लोग। द पीपल ऑफ ग्रीस, अर्ली ग्रीक सिविलाइजेशन। ये जो ग्रीक्स थे ये बड़े माहिर लोग थे। जैसे मैं अल्तमश माहिर हूं, ये भी बड़े माहिर लोग थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन्वेंट किए, इंट्रोड्यूस किए, डिस्कवर किए। इन्होंने बिल्कुल इसी तरह एक सब्जेक्ट निकाला, और उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ते थे? उस सब्जेक्ट में ये लोग मोशन की पढ़ाई पढ़ते थे, मोशन। और उनकी लैंग्वेज में मोशन को बोला जाता है किनेमा। क्या बोला जाता है? किनेमा। तो किनेमा से वर्ड निकला किनेमैटिक्स या काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है असल में? काइनेमैटिक्स किसकी पढ़ाई है? काइनेमैटिक्स मोशन की पढ़ाई है। तो काइनेमैटिक्स इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम किनेमा, और किनेमा का मतलब होता है मोशन। तो काइनेमैटिक्स अगर आपसे पूछा जाए किस चीज की पढ़ाई है, तो क्या बोलेंगे आप? सर, काइनेमैटिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोशन। क्लियर है? तो आइए काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन दोबारा देखते हैं जो हमारे नोट्स पे लिखी हुई है। काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट अ रेफरेंस टू इट्स कॉज। यानी इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में आप मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या लिखा है? विदाउट अ रेफरेंस टू इट्स कॉज। हम मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे, मगर कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ये क्या चक्कर है? पहले तो मुझे एक बात बताओ, मोशन की कॉज होती क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? मिसाल के तौर पे मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। एक बॉटल है, ये बॉटल एट रेस्ट है। क्या आप मुझे चैट पे लिख के बता सकते हैं कि मैं इस बॉटल को कैसे मूव करूं? इस पे ऐसी क्या चीज लगाऊं कि ये मूव हो जाए? कॉज ऑफ मोशन है क्या आखिर? ऐसा क्या काम किया जाए कि ये ऑब्जेक्ट मूव होने लग जाए? जवाब आया बिल्कुल ठीक। जवाब आया फोर्स। वेरी गुड। तो फोर्स वो चीज है जो ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मोशन की वजह कौन है, तो मोशन की वजह होती है फोर्स। यानी इस चैप्टर में आप मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे, मगर आप फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों है सर? हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे मगर कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने आपके लिए दो अलग अलग चैप्टर रखे हुए हैं। काइनेमैटिक्स चैप्टर में हम आपको सिर्फ मोशन पढ़ाएंगे। काइनेमैटिक्स के बाद एक और चैप्टर आएगा, उस चैप्टर का नाम है डायनामिक्स, और डायनामिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे कॉज ऑफ मोशन। फर्क है भाई। पहले पढ़ेंगे मोशन, फिर पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन। यानी पहले पढ़ेंगे मोशन, फिर पढ़ेंगे फोर्सेस। बात पल्ले पड़ रही है? समझ रहे हैं भाई? तो व्हाट इज काइनेमैटिक्स? अगेन, काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन इस चैप्टर में हम मोशन पढ़ेंगे और फोर्स नहीं पढ़ेंगे। यानी मोशन तो पढ़ेंगे लेकिन उसकी कॉज नहीं पढ़ेंगे। अब चूंकि ये चैप्टर मोशन के बारे में, तो देखें सबसे पहले हम मोशन के बारे में बात करेंगे। मोशन की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। मोशन की डेफिनेशन है द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी। द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन चेंज कर लेना। एक ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन चेंज कर लेना। मैं यहां बैठा हुआ हूं, मैं यहां से उठ के वहां जाके बैठ जाऊं। या ये देखें, ये बॉटल यहां रखी हुई है। इस बॉटल को मैं अभी आपके सामने उठाऊंगा, ये उठाया और यहां लाके रख दिया, कहीं और रख दिया। तो मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, और पोजीशन के चेंज करने को आप मोशन कहते हैं। अभी आप कहीं ना कहीं बैठ के ही क्लास ले रहे होंगे, कहीं ना कहीं बैठ के ही आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे। एक काम करें, उठे और वहां जाके कहीं और जाके बैठे,
पीछे आके बैठे। अगर आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो आपने क्या किया, आपने मोशन किया। सर ये पहली वाली लाइन तो हमें समझ आ गई, वी गेट इट, we totally get it that motion is the change in position. But what does it mean when we say with respect to its surrounding? सर ये सेकंड लाइन का मतलब कुछ जरा पल्ले नहीं पड़ा, हमारे हमारे जहन में नहीं आया, हमें समझ नहीं आया क्या मतलब है इसका, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ यार, इस वक्त तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं, एम आई इन मोशन, एम आई मूविंग? आप बोलेंगे नहीं सर, आपकी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, आप तो वहीं के वहीं बैठे हैं। तो आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब मोशन भी नहीं हो रही, राइट? है ना, कितना आसान है बताना कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने थोड़ी सी ना टेक्निकल बातें करने जा रहा हूँ, टेक्निकल बातें। दिस इज अ कार, और कार में एक बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर। और ये जो बंदा बैठा हुआ है, इस बंदे का नाम है ए। और बाहर से एक बंदा बैठ के इसको, खड़ा होकर इसको देख रहा है, इस बंदे का नाम है बी। और गाड़ी जा रही है यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी में से कौन मोशन में और कौन रेस्ट पे? ए और बी में से कौन मोशन में और कौन रेस्ट पे? एक बंदा गाड़ी में बैठ के जा रहा है और बाहर से एक बंदा उसको देख रहा है। हु इज इन मोशन एंड हु इज एट रेस्ट? चैट पे लिख के बताओ भाई जल्दी से, कौन मोशन में कौन रेस्ट पे। मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ बिकॉज आई वांट यू टू थिंक। भाई मैंने एक सवाल पूछा, ए इज अ बंदा, ए इज अ गाय, ए इज अ पर्सन हु इज मूविंग इन अ कार, ही इज ड्राइविंग अ कार एंड गोइंग, and B is another person who is standing outside of the car at the side of the road and observing A. अब मैंने पूछा कौन रेस्ट में है और कौन मूव कर रहा है। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तुम लोगों ने तो बड़ी आसानी से बता दी सर दोनों रेस्ट पर हैं। लेकिन सुनो, यहाँ पे पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है। तुम्हें पता है ये जो बंदा बी है, बी ये क्या बोलेगा? बी बोलेगा, बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा आई एम एट रेस्ट, आई एम एट रेस्ट, आई एम एट रेस्ट, ए इज मूविंग। पता है क्यों ऐसा बोलेगा ये? क्योंकि बी बाहर खड़ा है और बी देख रहा है कि वो ए बैठ के गाड़ी में जा रहा है, वो चला गया ए। तो बी क्या ऑब्जर्व कर रहा है? बी बोलेगा आई एम एट रेस्ट, मैं तो मूव नहीं कर रहा, मगर ए गाड़ी में बैठ के चला गया, ए मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्वर बी के लिए स्टोरी बड़ी अलग है। लेकिन ए वाला बंदा क्या बोलेगा? ए वाला पता है क्या बोलेगा? ए वाला, ये देखो ए वाला क्या बोलेगा। ए वाला बोलेगा आई एम एट रेस्ट, बी इज मूविंग। बी कैसे मूव कर सकता है भाई? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इमेजिन करो तुम गाड़ी में बैठे हो, तुम गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। तुम बोलोगे भाई मैं तो बैठा हूँ, मेरी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, लेकिन मेरे बाहर जो मैं अपने दोस्त को देख रहा था, जो मेरा दोस्त खड़ा हुआ था वो चला गया। जब आप गाड़ी में जा रहे होते हो तो चीजें आपके लिए गुजर रही होती हैं या नहीं गुजर रही होती? जल्दी से बताओ। फर्ज करो तुमने रोड पे देखा तुम्हारा दोस्त खड़ा और तुम गाड़ी में सामने से गुजर गए और तुम खिड़की से बाहर देख रहे थे, तो तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें देखने में यही तो लगेगा कि तुम्हारा दोस्त खड़ा था, वो चला गया भाई मेरा दोस्त, मैं तो अपनी जगह बैठा हूं। तो गाड़ी में अंदर बैठे शख्स के लिए क्या लग रहा होता है? कि वो रुका हुआ है और बाहर दुनिया चल रही है। बाहर के लोगों के लिए लग रहा होता है हम रुके हुए, गाड़ी में बैठा बंदा जा रहा है। तो सवाल ये कि हु इज एग्जैक्टली इन मोशन? जवाब है हम एब्सोल्युटली नहीं कह सकते। कौन मूव कर रहा है और कौन मूव नहीं कर रहा है, ये टोटली एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हाँ, आप एब्सोल्यूट होकर थोड़ी कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे देख रहे हो ना कैमरा से, ये देखो यू कैन सी मी, मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? और मुझे जवाब लिख के चाहिए, मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? जल्दी से बताओ, एम आई एट रेस्ट और एम आई इन मोशन फॉर यू? व्हाट डू यू से? मैं मोशन में हूं। व्हाई एम आई एट मोशन? इज इट बिकॉज कि मेरी बॉडी मूव कर रही है? अरे बेटा मेरी पोजीशन चेंज थोड़ी हो रही है। तुम्हारे लिए इस वक्त मैं क्या हूं? तुम्हारे लिए इस वक्त मैं रेस्ट पे हूं, एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। मैं रेस्ट पे क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही।
मैं मुस्तकिल तुम्हारे सामने बैठा हूं, तो आई एम एट रेस्ट। लेकिन एक बंदे को इमेजिन करो जो मुझे बाहर आउटसाइड द अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा है। एक ऐसा शख्स मुझे जो अर्थ के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, वो पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा देखो अर्थ मूव कर रही है और अर्थ के साथ अल्तमश भी मूव कर रहा है, क्योंकि अल्तमश बैठा कहाँ है? अल्तमश बैठा अर्थ में, और अर्थ मूव कर रही है। तो इस हिसाब से अल्तमश भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इसका मतलब अल्तमश सच में कर क्या रहा है? इज ही मूविंग और इज ही एट रेस्ट? जवाब है पता नहीं, डिपेंड करता है ऑब्जर्व कौन कर रहा है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब मोशन कहां हो रही है और कहां नहीं हो रही है सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा था कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग रोज रात में आसमान में चांद देखते हो, चांद रेस्ट पे या मूव कर रहा है? जरा घर से बाहर निकलो, रोड पे जाओ या छत पे जाओ, छत पे जाके चांद देखो, और चांद को देख के बताओ चांद रेस्ट पे या मूव कर रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द नाइट? एग्जैक्टली exactly, तुम ऑब्जर्व करते हो चांद रेस्ट पर है। चांद कोई अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज कर रहा है, डांस थोड़ी कर रहा है कभी यहाँ कभी यहाँ। चांद तुम्हें हर वक्त एक ही जगह पर दिखता है, लेकिन तुम बैकग्राउंड जानते हो, बैकग्राउंड कुछ और है। बैकग्राउंड ये नहीं है कि चांद रेस्ट पर है, चांद अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन तुम क्या देख रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? तुम ये देख रहे हो कि चांद तुम्हारे लिए अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो तुम बोलोगे सर द मून इज एट रेस्ट। यहां पे एक सवाल आया, सर क्या हम इस तरह से बोल सकते हैं, कैन वी से विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑब्जर्वर एज वेल? बिल्कुल बोल सकते हैं, आप इसको बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर डेफिनेशन ये द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो मोशन की डेफिनेशन अगर आप सिर्फ लिख रहे हैं द चेंज इन पोजीशन, दैट इज नॉट इनफ। सिर्फ चेंज इन पोजीशन कह देना काफी नहीं है। यू हैव टू से दैट द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो ये डेफिनेशन है मोशन की। और मोशन की डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस पर और डिस्प्लेसमेंट पर। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर हम बात कैसे करेंगे, पहले मैं आपको इनका इनका कंपैरिजन दिखाता हूं। देखो तुम्हारे सामने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के नोट्स खुले हुए हैं, पहले एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले पढ़ो उसको। डिस्टेंस के बारे में क्या लिखा है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिखा है, पहले एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि सीन क्या है। What is distance and what is displacement? लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस के अंदर लिखा इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट में लिखा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट दोनों का मीटर होता है क्योंकि है तो दोनों ही लेंथ। डिस्टेंस के अंदर लिखा हुआ है इट डिपेंड्स ऑन द पाथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, और डिस्प्लेसमेंट के अंदर लिखा हुआ है डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। सर इस तरह तो मजा नहीं आया सर, हमें एक्चुअली में समझाएं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। तो आइए जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को गहराई में जाके समझते हैं कि एग्जैक्टली दोनों ये हैं क्या। तो पहले तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सामने फर्ज करो एक रूम है, यू हैव अ रूम, यू आर इन अ रूम। ये एक स्पेशल रूम है, ठीक है? और इस रूम का शेप कैसा है? इस रूम का शेप है रेक्टेंगुलर, इट इज अ रेक्टेंगुलर रूम। एक रेक्टेंगल शेप का रूम है। इस रूम की लेंथ है 10 मीटर्स। कितनी लेंथ है बेटा इस रूम की? इस रूम की लेंथ है 10 मीटर्स। और इस रूम की जो विड्थ है, विड्थ, चौड़ाई, इस रूम की विड्थ है 6 मीटर्स। कितनी है? The width of the room is 6 meters. So length of the room is 10 meters and width of the room is 6 meters. इस रूम के चार कॉर्नर्स हैं, A, B, C, D. How many corners are there? Four corners, A, B, C, D. First करो, you are standing at position A. Position A is your initial position. फिर तुमने फैसला किया कि तुम A से कहां जाओगे? तुम A से जाओगे B में, B से जाओगे C, और C से आओगे D, और तुम A से D आ गए। पहले तुम कहां गए? पहले तुम A से B गए, फिर तुम B से C गए, फिर तुम C से D गए। क्लियर है? तो तुमने ए से लेके बी तक मोशन किया। अब मैं तुमसे दो सवाल पूछने जा रहा हूं। पहला सवाल यह है कि तुमने डिस्टेंस कितना कवर किया? हाउ मच डिस्टेंस हैव यू कवर्ड? सर हमें कैसे पता डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस की हमें डेफिनेशन तो बताएं।
जब तक आप हमें डिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं बताएंगे हम कैसे बताएंगे कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो आइए पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो आपने पाथ कवर किया है उसकी लेंथ, जो आपने रास्ता कवर किया है उसकी लंबाई, रास्ते की लंबाई, इंग्लिश में बोले तो लेंथ ऑफ द पाथ। सो हाउ लॉन्ग ऑफ द पाथ हैव यू कवर्ड, हाउ लॉन्ग। तो देखो 10 + 6 + 10, तो तुमने टोटल कवर किया है 26 मीटर्स, ये कहलाएगा तुम्हारा डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज 26 मीटर्स। अब अगला सवाल ये है कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया। डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फारिया, आई एम यूजिंग मीटर्स नॉट सेंटीमीटर्स, बी केयरफुल। सुनिएगा, मैंने सवाल पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो तुम आगे से पूछोगे सर पहले हमें डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन तो बताएं। तो आइए पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपकी इनिशियल पोजीशन और आपकी फाइनल पोजीशन का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां देखो, इस तस्वीर को गौर से देखो। इस तस्वीर में तुम्हारी इनिशियल पोजीशन क्या थी? इनिशियल पोजीशन वाज ए। कितनी थी इनिशियल पोजीशन? ए। और फाइनल पोजीशन क्या है? डी। तो ए से लेकर डी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 6। तो तुम बोलोगे सर द बॉडी और द ऑब्जेक्ट और द पर्सन हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर्स, बट he has displaced by only 6 meters। डिस्टेंस का मतलब होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है कितना फासला तय किया, कितना फासला तय किया, कितना फासला तय किया। और डिस्प्लेसमेंट होता है कितना दूर गए। डिस्टेंस क्या होता है? कितना फासला तय किया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कितना दूर गए। आपने कितना फासला तय किया ए से लेकर डी तक? आपने 26 मीटर्स का फासला तय किया, मगर आप दूर कितना गए? हाउ फार हैव यू गॉन, कितना दूर गया? आप सिर्फ 6 मीटर्स दूर गए। तो कितना फासला तय किया, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और कितना दूर गए, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आइए इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट्स चेंज द एग्जाम्पल। अब एक काम करो, ए से दोबारा डी तक जाओ इस रास्ते से। आप ए से कहां गए? आप ए से डी आ गए। अब तुमने ए से डी जो फासला तय किया है, कितना किया है? ए से डी का आप डिस्टेंस बताओ कितना है। अब तुम ए से डी डायरेक्ट आ गए। तुमने कितना लेंथ कवर किया? हाउ मच लेंथ हैव यू कवर्ड? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ दैट यू हैव कवर्ड? लेंथ ऑफ द पाथ बताओ। इस बार लेंथ ऑफ द पाथ है 6 मीटर्स। तुमने कितना लंबा पाथ कवर किया है? तुमने 6 मीटर्स का पाथ कवर किया है। और तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। बेटा व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन इज 6। और फाइनल पोजीशन, आई मीन इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन डी है। और ए से लेकर डी का शॉर्टेस्ट फासला है 6। तो इसका मतलब इस बार डिस्टेंस भी 6 है और डिस्प्लेसमेंट भी 6 है। ओए होए, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल एज वेल। पहले इक्वल क्यों नहीं थे और अभी इक्वल क्यों है? एनी गेसेस? तो हमें पता है जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कहीं पे लिख लो, ये कहीं पे लिख लो। व्हेन अ बॉडी
moves in a straight line. When a body moves in a straight line, its distance and displacement are equal. उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करने वाला पॉइंट है। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसका डिस्टेंस जितना होगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा। पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों इक्वल नहीं था? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव ही नहीं कर रहा था। वो पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी पे आया। एक बात बताओ, अगर तुम अपने घर पे बैठे हो, तुम्हें मैं बोलूं बेटा कोचिंग आके क्लास लो, तो तुम अपने घर से कोचिंग आओगे, क्या तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? अगर तुम घर से कोचिंग आओगे, क्या तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि तुम स्ट्रेट लाइन में थोड़ी आ सकते हो। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है घर से कोचिंग आने का, है ना? यू कैन नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम योर हाउस टू दिस कोचिंग सेंटर, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रेट लाइन रूट। तो तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं हो सकता। एक बात बताओ, ज्यादा क्या होगा? डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा? अगर तुम घर से कोचिंग आते हो, ज्यादा क्या होगा? विल डिस्टेंस भी ग्रेटर और डिस्प्लेसमेंट भी ग्रेटर? वेरी गुड, डिस्टेंस ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। वेरी गुड, ये बात तुम्हें समझ आ गई है, एंड आई लाइक इट। अच्छा, मैं इसकी एक स्पेशल कंडीशन बनाता हूँ। ये देखो, एक स्पेशल केस फर्ज करो। तुम ए से पहले बी गए, फिर बी से तुम सी गए, फिर तुम सी से डी गए, और फिर तुम डी से वापस ए आ गए। तुम ए थे, वापस ए पे आ गए। अब सोच समझ के जवाब देना, तुम्हारा डिस्टेंस कितना है? हाउ मच इज योर डिस्टेंस? हाउ मच इज योर डिस्टेंस? डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। तो देखो तुमने कितना पाथ कवर किया, पहले 10 किया, फिर 6 किया, फिर 10 किया, और फिर दोबारा 6 किया। तुम्हें पता है तुम्हारा टोटल पाथ कितना हो गया? तुम्हारा टोटल पाथ हो गया 32 मीटर्स लॉन्ग। तो तुम बोलोगे सर आई हैव कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर्स, लेकिन तुमने डिस्प्लेस कितना किया? व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? वेरी गुड, वेरी गुड, आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है। सर जीरो क्यों है? देखो तुम्हारी इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है, तो इसका मतलब तुम डिस्प्लेस ही नहीं हुए। तुम तो जहां थे तुम तो वापस वहीं आ गए। अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बराबर हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगा ना बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, तुमने नोट किया पहले, बल्कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। फर्ज करो एक बंदा है, वो ए से सी जा रहा है, ए से सी, और वो इस रूट से गया है। और एक दूसरा बंदा है, वो ए से सी इस रूट से गया है। अब आप बताओ, क्या दोनों का डिस्टेंस बराबर है? नहीं ना, क्योंकि दोनों का पाथ एक जैसा नहीं है, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकता। लेकिन क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है? क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है? यस, क्योंकि दोनों की इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए, और दोनों की फाइनल पोजीशन क्या है? सी। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तुम नोट करो, रेड वाले बंदे ने डिफरेंट पाथ चूज किया है और ब्लू वाले बंदे ने डिफरेंट पाथ चूज किया है। दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम क्यों है? क्योंकि दोनों का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो ये बात समझ आ गई? आई होप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अब आपको क्लियर हो गया। गिव मी अ येस और अ थम्स अप इफ इट्स क्लियर। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पढ़ने तक अभी हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट्स को मजीद एक्सप्लोर करेंगे।
और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें अपना।